ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन लास्ट क्लास में क्या करा था हमने? हैं? तो हमने आपको बताया था राइट टू इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस, ठीक, गुड गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो आरटीआई हम कब पता लगा पाएंगे या कब उसको अच्छे से कर पाएंगे? उसका यूज व्हेन द इंफॉर्मेशन फॉर दिस द इंफॉर्मेशन शुड बी इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में होना चाहिए इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन शुड बी इन पब्लिक डोमेन, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। तभी ओ भाई मैडम, क्या बातें हो रही हैं? हाँ, पन्ना हो गया भाई, आगे आगे बैठो आप उधर, आप बहुत बातें करते हो। इस खाली बैठिए, रहो इससे बैठो। ठीक है, पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, तभी आप उसको, यही मेन आरटीआई का मकसद है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए। वो इंतजार ना करे सरकार की ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक अथॉरिटीज की लोग हमसे क्वेश्चन करेंगे या पूछेंगे आके कि भाई इंफॉर्मेशन दो। हमें स्वतः ही अपने आप ही या ऑन देयर ओन दे शुड पब्लिश द इंफॉर्मेशन। इसे हम बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस। ठीक है, पब्लिश करनी चाहिए अपने आप से इंफॉर्मेशन, तभी प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्रोएक्टिव कब होती है? आपको लगता है बुखार आने वाला है, पहले ही पैरासीटामोल खा लेते हो, आप वेट नहीं करते कि बुखार आएगा तब देन आई विल टेक द मेडिसिन। ठीक है, आप आज आपको लगा रात में कि बुखार आ सकता है मॉर्निंग तक, तो आपने रात नहीं खा लिया। ठीक है, प्रोएक्टिव रहे आप। तो ये बहुत जरूरी है, टू बी प्रोएक्टिव पब्लिक अथॉरिटीज का। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, जब हम आरटीआई की बात कर रहे हैं हम पब्लिक अथॉरिटीज की ही से बात कर रहे हैं। दिस शुड बी वेरी क्लियर। इसमें हमने प्राइवेट को कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओनली पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपका हक है कि आप उनसे ये राइट टू इंफॉर्मेशन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस के लिए हमने आपको बताया था, कल दो और टर्म्स हमने इस्तेमाल करे थे, एक प्रिडिक्टेबिलिटी भी यूज करा था हमने, और पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है पार्टिसिपेशन लोगों का। ठीक है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो उसको अपहोल्ड करने के लिए, या जो अब्राहम लिंकन का जो कोट है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसको अपहोल्ड करने के लिए आरटीआई बहुत जरूरी है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हमें वो प्रिंसिपल अपहोल्ड करना है कि पार्टिसिपेशन का, ठीक, कंसेंसस ओरिएंटेड, या डेमोक्रेसी जो है हमारी, सब आप कह सकते हैं वही, मतलब कंसल्टेशन से, पार्टिसिपेशन से, उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात कर चुके हैं। गवर्नेंस का कल ही मैंने बताया था, वॉट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग इट इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस। गुड क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, इक्विटी, इक्वालिटी, कंसेंसस ओरिएंटेड, ये आ गया। फिर टीएनए, उसके बाद आपका एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी एफिशिएंट रहती है फिर जब राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा हथियार लोगों के पास रहता है। उसके बाद हमने आपसे कुछ बात कही थी हिस्ट्री ऑफ आरटीआई। तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि ग्लोबल लेवल पे पहले हमने बात करी थी। ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले स्वीडन में आई थी ये। ठीक है, स्वीडन में राइट टू इंफॉर्मेशन का सबसे पहले आया था। तो अराउंड 250 प्लस सालों का इसका पुराना इतिहास है। ये नहीं सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में आरटीआई है, ग्लोबली भी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका। ठीक है, अभी हम करेंगे यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सॉरी। तो उसमें भी हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन का हम देखेंगे। ठीक है, फिर इंडिया पे जब हम आएंगे तो 1970s के बाद से काफी डोमिनेंट होने लग गया राइट टू इन्फॉर्मेशन का इशू, 70s के बाद। और फिर 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इट इज अ फंडामेंटल राइट। तो लास्ट हमने जो छोड़ा था, हमने आपसे पूछा था कि व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल, या फंडामेंटल राइट को ही फंडामेंटल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर सो बेसिक फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि संविधान के जो मेकर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को अलग से प्रोविजन बनाना पड़ा। ठीक है, उसके लिए अंडर आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम आर्टिकल 13 टू आर्टिकल 35। ठीक है, और जस्टिसएबल भी है वो, आप अदालत जा सकते हैं अगर आपकी राइट्स इन्फ्रिंज हो रही हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें हम बात की
इससे आगे जब चलेंगे उसमें हम जुडिशियल केसेस देखेंगे। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी बहुत ज्यादा रहा, ठीक है। सिविल सोसाइटी में जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन ने बड़ा मुहिम चलाई थी राइट टू इंफॉर्मेशन को, जो कि उनका फल लेके आया राजस्थान में। राजस्थान में जब लेके आया वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। फिर उसका फलस्वरूप हमें नेशनल लेवल पे दिखा 2005 में जब आरटीआई एक्ट आया। और सरकार ने भी अलग अलग, ये जुडिशरी ने भी अलग अलग केसेस में बोला कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। वो सब मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से केसेस है, ठीक है। एसपी गुप्ता केस, ठीक है, कोलमैन केस, एसपी गुप्ता केस, तो उसकी सहायता से हमें लिखना पड़ेगा। आज की तारीख में ये बहुत जरूरी राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में आप देखते हैं काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, क्योंकि इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, जो कल हमने बात करी थी। सो लिखो राइट, लास्ट क्या छोड़ा था हमने, है हाँ 1946 यूनाइटेड नेशन का मैंने बताया था कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये हो गया था। नेक्स्ट देखो यूडीएचआर 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसका आर्टिकल नंबर है 19 क्लॉज 2, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 19 क्लॉज 2, राइट। एवरीवन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, everyone shall have the right to freedom of expression, everyone shall have the right to freedom of expression, everyone shall have the right to freedom of expression, which shall include, which shall include, which shall include freedom to seek comma receive, freedom to seek comma receive and impart information, which shall include freedom to seek comma receive and impart information, which shall include freedom to seek impart information, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1966 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका enacted a federal law, United States of America enacted a federal law establishing the public's right to obtain information, establishing the public's right to obtain information from federal government agencies, right to obtain information from federal government agencies। ये है आपका यूएसए में भी लेके आए हम ये 1966। So please repeat last line. Information. Establishing the public's right to obtain information from federal government agencies। यूएस भी लेके आया आपका right to obtain information from federal government agencies। अब लिखो नेक्स्ट इंडियाज केस, इंडियाज केस, राइट। इसमें लिखो फेज 1 1975 टू 1996, फेज 1 1975 to 1996, phase 1 from 1975 to 1996, right? There were infrequent irregular demands, there were infrequent irregular demands to public and private authorities, there were infrequent irregular demands to public and private authorities for information, for information from various constituent social groups, from various constituent social groups,
from various constituent social groups. Constituent social groups, full stop. Right? Grassroots movements in rural Rajasthan. Grassroots movements in rural Rajasthan in the early 1990s. Grassroots movements in rural Rajasthan in the early 1990s. Grassroots movements in the early in rural Rajasthan in the early 1990s for right to information. Right? National Campaign for People's Right to Information, NCPRI, National Campaign for People's Right to Information. Campaign मतलब मुहिम चलाई थी for People's Right to Information. 1990s were a major push. Were a major push. ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखने की जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिविल सोसाइटी, तो इसमें और भी ऐसे सूचना अधिकार अभियान, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इंफॉर्मेशन, नया भूमि, मेनी अदर एनजीओज एंड मेनी एक्टिविस्ट जैसे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, बीबी सारण एंड अदर आरटीआई एक्टिविस्ट, इन्होंने प्रोटेस्ट करा फॉर राइटफुल लॉ टू द पीपल. ठीक है, राइटफुल लॉ के लिए किससे रिलेटेड? राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड. तो आपसे इसमें से एक तो मैंने कंपेन यही मेन वाला है, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, एनसीपीआरआई. ठीक है, ये इस समय हुआ था 1996 में, कि लोगों का आप कह सकते हैं एक स्ट्रगल चल रहा था. ठीक है, क्योंकि पुअर लोगों को, जिसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे? एक तो रूरल पीपल थे, एनजीओस थी और कुछ लीडर्स थे. रूरल पीपल क्यों सफर कर रहे थे? क्योंकि जो स्कीमें इंप्लीमेंट हो रही थी उसमें बड़ा धांधलीबाजी चल रही थी. ठीक है, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा था. तो हक ना मिलना इसका मतलब कुछ बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है घपला. तो लोगों ने पूछना शुरू करा. आप पूछते हैं ना फिर जब कोई दिक्कत आती है, हाँ भाई क्या चल रहा है पीछे, क्यों नहीं सर्विसेज अवेल प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या स्कीमों में लूप होल्स हैं, या क्यों सर्विस नहीं मिल रही है. तब ये मुहिम जहाँ चली, क्योंकि रूरल पीपल का हक था इसमें, जस्टिस प्रोवाइड करवाना था उनको. ठीक है, उसमें फिर शामिल हुए ये आपके एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, क्योंकि रूरल पीपल के पास इतना, या आप कह सकते हैं कि मादा नहीं था, या इतना दम नहीं था कि वो जाके लड़े सरकार के समक्ष, या आप कह सकते हैं कि जो अपनी बात है वो रखे. तो किसका सपोर्ट लिया उन्होंने? सिविल सोसाइटी का. तो सिविल सोसाइटी का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, जैसे आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन को, मोदी का आया था 2013 में अन्ना हजारे वाला, जिसमें आप आम आदमी आया. ठीक है, कि हम उसमें भी सिविल सोसाइटी ही आगे आया करप्शन वाले मुद्दे पे. फिर उस पर सरकार गई थी यूपीए की 2014 में, जिसका फायदा मोदी को ही मिला इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली था वो. तो ये मुहिम कौन चलाते हैं ऐसे? इसमें सिविल सोसाइटी का रोल देखना पड़ता है आपको, एनजीओस का, जो सामने आते हैं, मुद्दों को आप एक कह सकते हैं उछालते हैं या उसको मजबूती से रखते हैं ये गवर्नमेंट के सामने. ठीक है ना, वो लॉबी करते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द जो स्टेक होल्डर्स या जो सफर कर रहे हैं उसकी वजह से. तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, राइट. National Campaign for People's Right to Movement was formed in 1996. Right? Various judicial orders in support of transparency. Various judicial orders in support of transparency was seen during this period. Various judicial orders in support of transparency was seen during this period. Was seen during this period. ठीक है, वो केसेस में आपको एक साथ लिखवाऊंगा. नेक्स्ट फेज लिखो, फेज 2. राइट, 1996 to 2005. 1996 to 2005. 1996 to 2005, right? This phase was marked by formulation of a draft RTI bill. This phase was marked by formulation of a draft RTI bill. Marked by formulation of a draft RTI bill. This phase was marked by formulation of a draft RTI bill. Right. Spearheaded by NCPRI, National Campaign for People's Right to Information.
स्पीयर हेडेड बाय एनसीपीआरआई। एनसीपीआरआई लीड कर रहा था, उसकी वजह से ड्राफ्ट भी आया। This phase was marked by the formulation of a draft RTI bill spearheaded by NCPRI. Right? The subsequent processing by the government. The subsequent processing by the government and the parliament. Processing by the government and the parliament of the draft RTI bill. Rapid growth in size and influence of the RTI movement. The subsequent processing by the government and the parliament of the draft RTI bill. Full stop. Rapid growth in size and influence. Rapid growth of size and influence. Rapid growth and size and influence of the RTI movement in India was seen. Rapid growth in size and influence of the RTI movement in India was seen. Rapid growth in size and influence of the RTI movement in India was seen. Right? RTI Act was passed in 2005. RTI Act was passed in 2005. तो एक्ट तो आपको पता ही है किस तरह की कौन सा राइट है आरटीआई, लीगल राइट है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे इसको हम। वैसे नॉर्मली स्टैट्यूटरी में आता है क्या? स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, एक्ट के थ्रू आया ये। राइट टू इन्फॉर्मेशन सबसे पहले है, फॉरमोस्ट इज अ लीगल राइट। वो थ्रू द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी वी आर सेइंग दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट। This period also saw this period also saw a large number of countries. This period also saw a large number of countries across the world. This period also saw a large number of countries across the world enacting transparency laws. Enacting transparency laws. This period also saw a large number of countries across the world enacting transparency laws. Right? Phase 3 2005 till present. To present, there are challenges. There are challenges related to the consolidation of the act. There are challenges related to the consolidation of the act. There are challenges related to the consolidation of the act and its proper implementation. And its proper implementation. Right? Part of the effort has also been to afford protection to RTI Act. Part of the effort has also been to afford protection to the RTI Act. Has also been to afford protection to the RTI Act from any attempt to weaken it. From any attempt to weaken it by those in power. Attempt to weaken it. From any attempt to weaken it. ठीक है, लोग, सरकार तो चाहती है कि हम इसे कमजोर करें एक्ट को, लेकिन इससे ये क्यों बना रहता है? इसको प्रोटेक्शन कौन प्रदान करता है? सिविल सोसाइटी, लोग जागरूक हैं। ठीक है, तो वो तो बार बार आपका क्वेश्चन करते रहते हैं, इसको लड़ते आते रहते हैं डोमेन में। ठीक है, राइट। Part of the effort has also been to afford protection to RTI Act from any attempt to weaken it by those in power. From any attempt to weaken it by those in power. Right? To push the boundaries of RTI regime. To push the boundaries of RTI regime. To push the boundaries of RTI regime
and make it deeper and wider in coverage, and make it deeper and wider in coverage, to push the boundaries of RTI regime and make it deeper and wider in coverage. Participation and impact. Participation and impact is a matter gaining wide importance. Is a matter gaining rapid importance. Is a matter gaining rapid importance. ठीक है, तो आज की तारीख में आरटीआई को आरटीआई बनाए रहे या सिर्फ एक नेम सेक के लिए रह जाए कि एक्ट है लेकिन सिर्फ नाम का है, ठीक है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रॉपर जो भी उसको यूज कर रहा है उस पर एक्ट का सिटीजन को जो एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, वो बनी रहे और इन्फॉर्मेशन का फ्लो बना रहे पब्लिक डोमेन में, या जो जो लोगों जिससे कि हम गुड गवर्नेंस की तरफ अग्रसर हो सके, ठीक है, या वी ऑन द पाथ ऑफ गुड गवर्नेंस अगर हमें चलना है तो आरटीआई का होना जरूरी है। गवर्नमेंट तो चाहेगी कि ना आए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसका तो मकसद यही रहता है। मतलब हम कह सकते हो कि आज का इतना फ्लो नहीं है ना, हर जगह देख रहे हैं कि जैसे मीडिया को अलाउ नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन का ज्यादा फ्लो एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो गया काफी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज डोर्स में सब चीजें हो गई हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा फेक क्या है, असलियत क्या है और गलत क्या है, ठीक है, फेक न्यूज आप देख ही रहे कितना फ्लो हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का जो माध्यम है काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब मिलावटी हो गया है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, पता ही ना पता है व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आपको लगता है ये सच है, ठीक है ना, पेरेंट्स भी इसमें ही है कि फेक इन्फॉर्मेशन, कोई मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं चाहता, ऑथेंटिसिटी लोग के पास ना इतना समय, लोग ऐसे ही ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो पता लगा देते हैं लूप होल्स जो है सरकार की कि सरकार कहाँ गलत कर रही है, लेकिन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, इतना लोगों में है नहीं, पेशेंस भी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन की तह तक जाए, बस आज तक लगा दिया जो न्यूज चैनल आ रहे हैं वो उन्हें लग रहा है यही सच है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का तो काफी है ना, मीडिया के थ्रू आप सुन रहे हैं, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि एक हम बात करें इन्फॉर्मेशन का लेना या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, आप कोविड में देखा आपने लोगों ने कैसे भ्रम फैलाए थे, इससे फैल रहा है फलाना से फैल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा आता है कि ये कि इन्फॉर्मेशन आपकी किस तरह से डिस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, फेक न्यूज का ही बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, ये गवर्नेंस का पार्ट है ये भी, तो फेक न्यूज डिस इन्फॉर्मेशन इतना फ्लोट हो रहा है, ठीक है, धर्म के नाम पर आप देखते हैं राइट्स ही इसी वजह से होते हैं, बैंगलोर में जो राइट हुए, दिल्ली में जो राइट हुए थे 2021 में या 20 में, तो वो भी इसी वजह से होते हैं फेक न्यूज की वजह से, मतलब अगर हम इन्फॉर्मेशन को एज अ होल देखें, अभी तो हम इन्फॉर्मेशन के पार्ट में देख रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो लोगों को इतना वो भी नहीं है, ठीक है ना, आप भी विश्वास कर लेते हैं, कोई दोस्त कहता है इसका ऐसा है फलाना, आप कहते हैं ऐसे ही है, ठीक है, हम तह तक ना कोई जाना चाहता है ना उसका इतना समय है, तभी इतना आप देखते हैं क्लैशेज है सोसाइटी में, ठीक है ना, क्लैशेज बिकॉज ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज की वजह से, क्या इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, ना ऐसे मैकेनिज्म्स अभी तक हमारे पास हैं, कोविड में भ्रम उतारने के लिए डॉक्टर्स कितना देते हैं न्यूज में, ठीक है ना, बड़े बड़े मैदानता के और आपके ये एम्स के, और कि किस क्या सच है या क्या असली इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये सब थोड़ा हमें पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के बारे में भी, मतलब जो आपका ये तो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन पार्ट है इन्फॉर्मेशन का, आप भी जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिबल है या नहीं है, या जो आप सुन रहे हैं तो देख के ले नेट पर तो पता लगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप उसका क्वेश्चन करते हैं तो आदमी भी बुरा मान जाता है, ठीक है, दिक्कत ये भी है। नेक्स्ट लिखो अब इसमें, राइट, थ्री काइंड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, three kinds of stakeholders were a part of the struggle. Three kinds of stakeholders were a part of the struggle for a right to access information. Three kinds of stakeholders were a part of the struggle for a right to access information. That was inherently for a right to access information. In the 1990s, लिखो right to information, right to access information in the 1990s. First लिखो right, the rural poor, basic economic rights. The rural poor's basic economic rights.
and access to government schemes. The rural poor's basic economic rights and access to government schemes. Were a burning question and concern. Were a burning question and concern. हाँ, burning question and concern. ठीक है, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक राइट्स पुअर, मैंने कहा ना पुअर आदमी सबसे ज्यादा पिसता है, तो उसका स्कीमों का उसको बेनिफिट पहुंचाना ये सब बहुत जरूरी था. वर अ बर्निंग क्वेश्चन एंड कंसर्न. फुल स्टॉप. सेवरल मूवमेंट्स. फुल स्टॉप. सेवरल मूवमेंट्स with their all powerful leaders, with their all powerful and impactful leaders. Several movements with their all powerful leaders, all powerful and impactful leaders strive to achieve right to information. Strive to achieve right to information for them. Strive to achieve the right to information for them. Right? The relevance and importance of transparency. The relevance and importance of transparency. Ishmi, the relevance and importance of transparency came into the spotlight. The relevance and importance of transparency came to the spotlight when movements brought to the forefront. When movements brought to the forefront. The relevance and importance of transparency came into the spotlight when movements brought to the forefront. How landless workers in rural areas, how landless workers in rural areas were often cheated. How landless workers in rural areas were often cheated and not paid their full wages. How landless workers in rural areas were often cheated and not paid their full wages. Right? The paymasters were government officials. The paymasters were government officials who claimed that workers had worked. The paymasters were government officials who claimed that workers had worked. Who claimed that the workers had worked for less days than they actually had. For less days than they actually had. The workers had worked for less days than they actually had. Full stop. The workers could not challenge the claim. The workers could not challenge the claim. The workers could not challenge the claim as access to attendance register. The workers could not challenge the claim as the workers could not challenge the claim as access to the attendance register in which they had affixed their thumbprints, in which they had put their thumbprints, affixed their thumbprints every day. Every day they worked was denied to them. Every day they worked was denied to them. Everyday work was denied to them. Full stop. This was in the garb. This was in the garb of being confidential government records. This was in the garb of being confidential government records. This was in the garb of being confidential government records. Garb, GARB. हाँ, this was in the garb. मतलब वो कह रहे थे भैया ऐसे कॉन्फिडेंशियली हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते रजिस्टर वगैरह, और उनको पेमेंट भी देते नहीं थे, उनके पास एक्सेस नहीं था फिर रजिस्टर का. आप समझ गए ना, सिंपल ये लिखवा रहा हूँ मैं कि वो जिस पे थंब अंगूठा लगाते थे ना, वो रजिस्टर उनसे उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं थी वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए.
आप समझ रहे ना, ये बहुत जरूरी है कि तभी तो हम मांग रहे थे ना राइट इन्फॉर्मेशन का हक, तभी तो बोल रहे हैं कि हमें, तभी आप इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटीज में अभी मैं लिखवाऊंगा, जो रजिस्टर्स हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से स्ट्रगल फिर चलता रहा। ठीक है, तो 1990s में, क्योंकि लोगों का हक मारा जा रहा था, जो गरीब आदमी था उसका हक मारा जाता था, उसको जस्टिस नहीं मिल रहा था, वेजेस कम मिल रही थी, जो बेसिक लाइवलीहुड की जो नेसेसिटीज थी वो नहीं पूरी हो पा रही थी। ठीक है, जब पैसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ से करेगा। तो ये मूवमेंट ने फिर काफी ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे, तो इनका फिर हक को लड़ने के लिए मूवमेंट्स हुए, रीजनल मूवमेंट, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे मूवमेंट, फिर उन्होंने ये नेशनल लेवल का रूप लिया। ठीक है, फिर आपका ये, तभी हमने लिखवाया कि ये जो मेन स्टेक होल्डर्स थे, जिसकी वजह से 1996 में भी नेशनल कंप्लेंट फॉर पीपल राइट आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी आप थोड़ा समझ पाएंगे। नेक्स्ट, द सेकेंड ग्रुप कंप्राइज्ड ऑफ एक्टिविस्ट्स, the second group comprised of activists the second group comprised of activists working for the benefit of society, working for the benefit of society in conflict prone areas of India. The second group comprised of activists working for benefit of society in conflict prone areas, conflict prone areas, right? They join hands to fight for transparency, they joined hands to fight for transparency in the system of governance. They join hands to fight the transparency in the system of governance and for human rights, and for human rights of various deprived individuals and groups, and for human rights of various deprived individuals and groups. Deprived individuals and groups. ठीक है, तो ये बहुत जरा जरूरी लोग थे जो कि इनके हकों के लिए लड़ रहे थे आगे आकर। ठीक है, अभी भी आप देखते हैं, अभी भी ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स है जहाँ कॉपियों की लड़ाई हो रही है, जैसे कि जो आपके मेंस का पेपर होता है उसमें कॉपियां चेक होती हैं, उसमें पता नहीं चलता है कि एक्सेस की जा सके, मतलब कि वो दिखानी जानी चाहिए कैंडिडेट्स को, वो भी दिखाई जाती है, इसके लिए भी लोग लगे हुए रहते हैं। अभी तो जैसे ठंडा पाया था, एग्जाम जाते तब आपके ज्यादा मुहिम उठ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपको 10th और 12th की कॉपी भी देख सकते हैं ना आप, अगर पैसे जमा करें कुछ सेट ऑफ नंबर तो दिखाते हैं, या रिव्यू जिसे हम बोलते हैं। लेकिन इतना कुछ मतलब, अच्छा यूपीएससी में होता है कॉपियां दिखाई जाए मेंस की किस पे यहाँ पे मार्किंग होती है, तो यूपीएससी कहता है कि हमारा अंदरूनी मामला है या इंटरनल मामला है, कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी सब एक तरह से पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ही है, डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन, किस तरह से कार्यप्रणाली हो रही है या किस तरह से काम काज चल रहा है, क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट हो रही है कॉपी चेकिंग में, कोई आउट नहीं है अभी। ठीक है, ऐसी पीसीएस में होता है आपका कि कोई ऐसा वो नहीं है, एक कि पता चले बच्चों को भी, जिससे वो कर सके कि किस तरह से कौन कौन से पैरामीटर्स है जिस पे नंबर मिलता है। ठीक है, तो इस पे भी चलते रहते हैं, मुहिम चलती रहती है अलग अलग स्फेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द थर्ड ग्रुप ऑफ सपोर्टर्स वर, द थर्ड ग्रुप ऑफ सपोर्टर्स वर environmentalists, the third group of supporters were environmentalists. अभी बताओ एनवायरमेंट से क्या रिलेटेड, एनवायरमेंटलिस्ट की क्यों बात करी हमने इससे। हाँ ठीक है, एनवायरमेंट का इम्पैक्ट एंड डिग्रेडेशन, आपको याद होगा जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 के बाद, तब एक मुहिम चली थी, धीरे धीरे पोल्यूशन का भी रोल आने लग गया 1980s में, फिर सरकार लेके आई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, फिर धीरे धीरे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986। तो जो हलचल हुई एनवायरमेंट की भी, फिर आपके अमेंडमेंट्स हुए 1991 में, फिर रियो अर्थ समिट हुआ। ठीक है, 1992 का, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में, जिसे हम बोलते हैं अर्थ समिट भी।
वो काफी आप एक कह सकते हैं बहुत ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट था या हिस्टोरिक मोमेंट था एनवायरमेंटल की फील्ड में, एनवायरमेंट की फील्ड में, ठीक है, जहां से हमारे यूएनसीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, यूएनसीसीडी कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और यूएनएफसीसी, ठीक है, फ्रेमवर्क टू ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि तब जागरूकता बढ़ी ही 1970s के बाद ही एनवायरमेंट के से रिलेटेड। उससे फिर इंफॉर्मेशन का भी सोच बहुत जरूरी है कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है या जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ले रही है तो क्या है हो रहा है इसमें। तभी आपने देखा होगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 1977 से उसकी भी शुरुआत हुई थी। रिवर वैली प्रोजेक्ट का सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात हुई थी। हाँ, इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसमें हमने सोशल ऑडिट को इनकॉर्पोरेट करा था। सोशल ऑडिट में क्या होता है, जो जहां पे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क अंडरटेक कर रहे हैं, वहां पे जो डीपीआर बनाई जाती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें क्या होता है लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लोगों को शामिल किया जाता है सोशल ऑडिट के, कि भाई देखो ऐसा ऐसा होगा, इस प्रोजेक्ट से ये चीजें हटेंगी या ये इन जगह तुम्हें रिहैब होगा, रीसेटलमेंट होगा, तो लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है उसमें, सोशल ऑडिट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इन्फॉर्मेशन का स्रोत है सरकार की तरफ से, लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा नियामगिरी में हिल्स में डोंगरिया कौन ट्राइब ने बड़ा वो करा था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, आप कह सकते हैं आंदोलन करा था। पॉस्को एक स्टील प्लांट लगाना चाहता था, ठीक, कोरिया की एक कंपनी थी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं कर रहे थे कि इस पे क्या होगा इम्पैक्ट, और मतलब इन्वॉल्व नहीं करा था, कंसल्ट नहीं करा था लोगों के साथ, स्टेक होल्डर नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको शामिल नहीं किया गया था। तो ये उनका विरोध था, फिर तो स्टॉल हो गया था, प्रोजेक्ट मेरा रुक गया था। तो ये से आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंटल का ये बहुत बड़ा रोल है इसमें, इन्फॉर्मेशन का, मतलब इन्फॉर्मेशन का एनवायरमेंट की डोमेन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। कंसर्न अबाउट द रैपिड डिस्ट्रक्शन एंड degradation of environment. Concerned about the rapid destruction and degradation of environment, environmentalists propagated their purview. Environmentalists propagated their view of importance of excess. Environmentalists propagated their view of the importance of access to the details of information, to the details of information regarding of the importance of access to the details of information regarding any developmental measure, regarding any developmental measure being taken and its environmental impact, regarding any development measure being taken and its environmental impact. तो यहां तक आप पढ़ो, कुछ आपको पूछना था पूछो, जो हमने फेस बताया और आपको मेन जो स्ट्रगल बताया ये। So please repeat last point concerned about the rapid. Importance of access to details of information regarding any developmental measure being taken and its environmental impact. And its environmental impact. तो ये आपके स्ट्रगल है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे एनवायरमेंट में बताते हैं कि जब आपकी शुरुआत हुई, आपको हिस्ट्री में जाना जरूरी है थोड़ा सा, कि कैसे टसल चल रहा था या किस तरह से ये मांगे उठी समय समय पर, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, ठीक है, जो सिविल सोसाइटी थी या जो लोग थे पुअर, उनको जस्टिस से मिला था, तो कुछ लोग आगे आए, तभी तो कोई आता है ना वो में रेवोल्यूशनरी जो होता है। ये जो हम बोलते हैं कि अभी हम लिखवाएंगे आरटीआई इज द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, कि कैसे आया, ठीक है, उसमें लिखा है एक आपका एआरसी में कि ये डॉन ऑफ ट्रांसपेरेंसी आती है, इससे मतलब लाइट है लेके आया है, रोशनी लेके आया है ये भारत में, ठीक है। हम जाते हैं यहाँ से फ्रॉम सीक्रेसी टू ट्रांसपेरेंसी। तभी आप कहते हो ना करप्शन क्यों होता है, करप्शन इसलिए होता है कि वहां पे अथॉरिटी जो होती है या जो पावर जो आती है अथॉरिटी से, और उसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती और अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज भी नहीं होती, और क्या होता है कि अंदर ही अंदर घूसखोरी चल रही होती है, ठीक है ना। तो करप्शन का ही बहुत बड़ा कारण है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी खत्म होना, और जब ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी तो इन्फॉर्मेशन का तो
मोल्ड हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सब है इश्यूज, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक लिखो टाइमलाइन, लिखो एक सब हेडिंग टाइमलाइन। राइट, 1975 सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट people of India have a right to know. Supreme Court rules that people of India have a right to know. People of India have a right to know. अब तो आपने देखा होगा विसल ब्लोअर्स बहुत आ गए हैं, ठीक है, जहां पे कोई दिक्कत होती है उन्हें पता है कि दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, या आपने एथिक्स में पता होगा, पढ़ा होगा विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर क्या होता है? हाँ, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रही अनएथिकल प्रैक्टिस को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन अब विसल ब्लोअर्स की संख्या ही बहुत कम हो गई है। अगर आज के तारीख में कोई विसल ब्लोअर निकल के भी आ गया तो मरवा देगा उसको अगले दिन, या मतलब देयर इज अ थ्रेट, उसकी जान को खतरा है विसल ब्लोअर। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन का वो वहां से डिस्क्लोज करता है, जो मतलब आप कह सकते हैं इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड या इंटीग्रिटी वाला अगर आदमी है तो विसल ब्लोअर का भी एक इशू आता है, एथिक्स में पढ़ा होगा आपने कि वो अगर इन्फॉर्मेशन मतलब होना चाहिए विसल ब्लोअर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसको सेफ्टी का इशू बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ टू हिज लाइफ, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो कोई विसल ब्लो करता है तो उसमें केस स्टडी भी करते हैं क्या पर्पज है। ठीक है, अपने फायदे के लिए रिवेंज पर्पज है या पब्लिक इंटरेस्ट में विसल ब्लो कर रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है ना, अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो मास का सपोर्ट मिलता है, उसका पिक्चर में देखा होगा आपने। तो आपको जब पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, उसको कोई भी खतरा होता है तो फिर जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन का उसने विसल ब्लो करा है तो उस पे लोगों की निगाह पे चली जाती है कि इसी ने कुछ इसको हानि पहुंचाई होगी। ठीक है, ये सब भी रहता है, विसल ब्लोअर का भी इसमें कंसेप्ट रहता है, वो आप देख सकते हैं। राइट, 1982 सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। 1982 सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट right to information is a fundamental right. Right, 1985 intervention application in Supreme Court by environmental NGO. 1985 85 में क्या हुआ था? 84 हाँ? अब इंदिरा गांधी का राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? हाँ भाई, 1984 85 में। हाँ ठीक है, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी, तो उसमें बड़ा इशू हुआ था कि इंफॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं हो पाई थी या बाहर नहीं आ पाई थी, क्या कारण रहा, या सप्रेस कर दिया गया था इंफॉर्मेशन को। ठीक है, क्योंकि मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें भी काफी ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं पिसे तो कौन, आम आदमी पिसा, और जो काफी लोगों को बचाया भी गया उसमें। ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से इंफॉर्मेशन आपके बाहर नहीं आई, डाइवर्स नहीं हो पाई थी। राइट, 1985 इंटरवेंशन एप्लीकेशन इन सुप्रीम कोर्ट बाय एनवायरमेंटल एनजीओज following the Bhopal gas tragedy. Following the Bhopal gas tragedy, intervention application in the Supreme Court by environmental NGOs. Following the Bhopal gas tragedy, asking for access to information, asking for access to information relating to environmental hazards. Tragedy 3 दिसंबर 1984 को हुई थी ना, asking for access to information relating to environmental hazards. Next, 1989 1989 किसकी सरकार आई थी 1989 में? ठीक है, वीपी सिंह की आई थी, कोalition थी गवर्नमेंट। राइट, इलेक्शन प्रॉमिस बाय न्यू कोalition गवर्नमेंट, इलेक्शन प्रॉमिस बाय न्यू कोalition गवर्नमेंट to bring in a transparency law, to bring in a transparency law. To bring in a transparency law. Next, 1990 government falls before the transparency law can be introduced. 1990 1990 government falls before the transparency law is introduced. Before the transparency law can be introduced.
मैडम आप ग्रेजुएट है अंडर ग्रेजुएट है? कौन से ईयर में है? किस कॉलेज में? चलो 1996 फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। 1996 formation of national campaign for people's right to information। 1996 formation of national campaign for people's right to information। इसी में 1996 में दूसरा ड्राफ्ट आरटीआई बिल प्रिपेयर्ड। ड्राफ्ट आरटीआई बिल प्रिपेयर्ड and sent to government। draft RTI bill prepared and sent to government by the NCPRI। by the NCPRI, National Campaign for People's Right to Information। Next, 1997 government refers the draft bill to a committee। government refers the draft bill to a committee set up under government refers the draft bill to a committee set up under chairmanship of HD Shourie। Government refers the draft bill to a committee set up under the chairmanship of HD Shourie, SHOURIE। नेक्स्ट इसी में लिखो शौरी कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। शौरी कमेटी SHOURIE submits its report to the government। Next 2000 case filed in Supreme Court demanding institutionalization of RTI। case filed in Supreme Court demanding institutionalization of RTI। case filed in Supreme Court demanding institutionalization of RTI। इसी में लिखो 2000 में शौरी कमेटी रिपोर्ट रेफर्ड टू पार्लियामेंट्री कमेटी। 2000 में शौरी कमेटी रिपोर्ट रेफर्ड टू अ पार्लियामेंट्री कमेटी। शौरी कमेटी रिपोर्ट रेफर्ड टू अ पार्लियामेंट्री कमेटी। Next 2001 parliamentary committee gives its recommendation। 2001 parliamentary committee gives its recommendations। parliamentary committee gives its recommendation। ये सब आपको बताना चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह वो नहीं बताएंगे पॉलिटी में पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट 2002 सुप्रीम कोर्ट गिव्स अल्टीमेटम टू गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट गिव्स अल्टीमेटम टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग राइट टू इंफॉर्मेशन। Supreme Court gives ultimatum to government regarding right to information। Supreme Court gives ultimatum to government regarding right to information। Next, इसी में 2002 में आपका वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट आया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ठीक है, तो प्रिकर्सर टू आरटीआई। प्रिकर्सर टू आरटीआई। नेक्स्ट 2003 इट गेट्स प्रेसिडेंशियल असेंट। प्रेसिडेंशियल असेंट, हाँ ये तो आपको पता ही होगा ना कि बिल कैसे बनता है एक्ट, ये जो हम बना रहे हैं वही प्रक्रिया है पूरी। ड्राफ्ट कैसे आता है बिल, हाउ यू नो हाउ अबाउट हाउ बिल बिकम्स एन एक्ट, हाउ नहीं इधर हाउस से हो जाएगा। राज्यसभा क्या हुआ बीच में, राज्यसभा कहाँ गई? नहीं बिल अगर पास होगा ड्राफ्ट बिल तो राज्यसभा से पास होगा कि लोकसभा से? अभी तो कहना, अभी तो कह रहा पता है, बताओ भाई कैसे पास होगा? हाँ प्रेसिडेंट का कितना किया है?
हाँ भाई, ऑनलाइन ने बताया कोई बिल कैसे बनता है एक्ट, ये शैलजा बताएंगी। बिल एक्ट कैसे बनता है? ये शैलजा को आ रही है आवाज? ये विनीता वालिया को आ रही है आवाज? यस सर, यस सर। सर राज्यसभा और लोकसभा से दोनों से पास होके तब बनेगा बिल। कैसे बनेगा? कैसे पास होगा लोकसभा से? लोकसभा से कैसे पास होगा, फिर राज्यसभा से कैसे पास होगा? नीलम सिंह बताएंगी। सर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा और उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए जाएगा। मैडम कौन सी मेजोरिटी होती है? कैसा बिल है मैडम? कितने तरीके के बिल होते हैं हमारे? मैडम नीलम सिंह बताएंगे बिल कितने तरीके के होते हैं हमारे? सर फाइनेंशियल बिल एंड अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट? पॉलिटी तो पढ़ लिया आप लोगों ने, पॉलिटी तो पढ़ने आते हैं। हाँ भाई बताइए, बिल कितने तरीके के होते हैं? सर ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। कौन बोल रही है? हमारा ऑर्डिनरी, फाइनेंशियल और मनी बिल भी होता है सर। अमेंडमेंट। हमारा मनी बिल किसके अंडर आता है? आर्टिकल 110। ये बीच में जरूर। हाँ भाई, क्या लोकसभा के अंडर? किस आर्टिकल में आते हो? हाँ तो आरटीआई बिल आपका कैसा बिल है? ये ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर रहे, ये एक्ट लेके आ रहे हैं हम। तो जो एक्ट ला रहे हैं, आपके चार तरीके के बिल होते हैं: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 117A(1), और एक दूसरा फाइनेंशियल बिल 2 117 क्लॉज 3, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं। मनी बिल होता है आपका 110 के अंदर आता है, ठीक है। फाइनेंशियल 117(1), 117(3), और फिर आपका जो हो गया ऑर्डिनरी बिल 108, ठीक है, जॉइंट सीटिंग होती है इसमें। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 368, ये हम करेंगे ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें ऐसा स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, इसमें 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम बार बार बोल रहे हैं राज्यसभा ये पास हो रहा है बिल। ड्राफ्ट बोलते हैं, अब तक बिल पास नहीं होता। ये सब पता होना चाहिए ना, तभी तो आपको समझ आएगा ये, वरना कहाँ आपको पता है एक्ट की बात कर रहे हैं, कैसे बनना, एक्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो बिल जब गया लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा से गया फिर पार पार गया वहां पे राज्यसभा में, फिर उसके बाद दोनों से पास हुआ तो फिर गया आपका ओवर राइडिंग पावर्स है यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल में, मनी बिल में। मनी बिल में तो ओवर राइडिंग पावर्स है, ठीक है। राज्यसभा की कोई नहीं सुनता, ना लोकसभा सुनता। वो कहते हैं ये अमेंड कर सकते हो, कहते हैं ठीक है, मानना है तो मान, नहीं मानना तो भाड़ में जा, राज्यसभा वालों को। और मनी बिल के केस में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में दोनों की इक्वल पावर्स है, ठीक है। और ये ऑर्डिनरी बिल में हमारे पास ऑप्शन है जॉइंट सिटिंग का, जब असहमति असहमति होती है, मतलब डिसएग्रीमेंट होता है, तब दोनों साथ आ जाते हैं। उसको कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। और कॉन्स्टिट्यूशन का क्योंकि अमेंडमेंट है तो दो हाउसेज है, आपको ऐसे ध्यान रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना है तो दोनों हाउसेज की मंजूरी जरूरी है। मनी वनी में तो एक से ही चलता है, लोकसभा में उसका भी ऐसा नहीं कि रटो आप। मनी बिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोकसभा में आपने चुन के भेजा है ना अपने लोग, राज्यसभा में नहीं चुने आपने अपने लोग, वहां तो वो इनडायरेक्टली चूज करके आ रहे हैं जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स है वहाँ। तो लोकसभा में आप चुनोगे तो जो भी पैसा निकलेगा वो तो आपकी जरूरी है ना सहमति वहाँ। आपकी मंजूरी सहमति कैसे प्रेजेंट हो रही है वहां पर? वो प्रेजेंट हो रही है थ्रू योर रिप्रेजेंटेटिव। इधर देख ले भाई, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव छोड़ती है, इसलिए लोकसभा से ही पास की जरूरी है मनी बिल में। रटना नहीं है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, संविधान का अमेंड करना है तो दो हाउसेज है, ऐसी थोड़ी रखे होंगे दोनों हाउसेज, तो दोनों की सहमति जरूरी है। 10 टू क्वेश्चन, उसमें दो प्रोविजन है बस, एक स्पेशल मेजोरिटी से एंड विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स,
और एक एक नॉर्मल स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी इज नॉट कवर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। वैसे सिंपल मेजोरिटी से हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि बस आपकी 50% हो गए जितने प्रेजेंट है, लेकिन 368 में से दो ही तरीके से कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट एंड स्पेशल मेजोरिटी 50% और प्लस 2/3 बस। बाकी हाफ ऑफ द स्टेट भी आता है उसमें, लेकिन सिंपल नहीं आता 368 में। लेकिन सिंपल से अमेंड कर सकते हैं संविधान को। समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इसलिए ये बच्चों को आज पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ता है ना, पता ही नहीं चलता। वो लगता है कि ऑर्डिनरी मेजोरिटी से भी 368 में आती है, वो 368 में कवर नहीं होती ऑर्डिनरी, लेकिन हम फिर भी अमेंड कर सकते हैं संविधान को विदाउट गोइंग थ्रू द 368। और आधे से ज्यादा आपका अमेंडमेंट किससे होता है? 368 से ही होता है, ये ऑर्डिनरी मेजोरिटी से होता है। 368 तो सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, या एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स, या प्रेसिडेंट के का इलेक्शन, या अगर हमें 368 को खुद अमेंड करना है तब हमें कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए। ये सब आपको पता होना चाहिए। बिल्स के बारे में वो तो आगे इसलिए आपसे पूछा, कहीं लग रहा बिल ही नहीं आ रहा समझ, एक्ट कैसे। बेसिक स्ट्रक्चर चाहे अगर चैलेंज करे तो वैसे ही खत्म है, वो आएगा ही नहीं। वो तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देगी अंडर आर्टिकल 13। वो हम नहीं करे डिफाइन, तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ना। हम थोड़ी कोई डिफाइन कर रहे हैं, हमने किसी ने नहीं करी डिफाइन, ना किसी टीचर ने, ना किसी रिसर्चर ने। और संविधान के जिन्होंने बनाया उन्होंने करा है ऐसा। वो कह रहे हैं कि सिंपल मेजोरिटी से ये वाले आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल 1 2 3 4 5। वही कह रहे हैं कि स्पेशल मेजोरिटी से फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका अमेंड होगा। वही कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर आपकी अमेंड होगी हाफ ऑफ द कंसेंट से। हम कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, औकात कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की है ना, नॉर्मल आदमी की औकात थोड़ी है कि उसके बारे में बोले कॉन्स्टिट्यूशन का। वो तो इंटरप्रिटेशंस होती हैं जुडिशरी के द्वारा, वो ला सकते हैं कोई चेंजेस। ठीक है, ये सब आपको जाना है। तभी ये आया एक्ट आपका, ये है प्रोसीजर एक्ट का आने का। कहीं आपको यही नहीं समझ आता, तभी मैंने कहा ना स्टैटिक का भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आरटीआई जो एक्ट है, ये आरटीआई इज एन एक्ट। और बिल से जो एक्ट बनने का रास्ता होता है, बिल से एक्ट बनने का रास्ता वो कब खत्म होता है? जब प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देता है। प्रेसिडेंट जब उसको असेंट हामी भरता है तभी एक्ट बनता है। तो आरटीआई एक्ट क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि उसको प्रेसिडेंट ने हाँ बोला है, तभी वो गजेटे में जाके पब्लिश होता है, जो रजिस्टर होता है सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तभी उसकी मोहर लगती है वहां जब वो एक्ट बनता है। तो इसका जो रास्ता है ये बहुत टिपिकल है। ऑर्डिनरी बिल है इसमें, मनी बिल है इसमें, फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2 है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ये जो हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल आपके रास्ते में जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, फिर जाएगा प्रेसिडेंट, और फिर जाता है आपका असेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। वो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के पास जो ऑप्शन है, या तो हामी दे दे या ना दे हामी। वो कह रहा है मैं तो दे नहीं रहा, क्या कर लेगा? ठीक है, अपनी जेब में रख के घूम रहा है। ठीक है, वापस भेज देगा उसको पार्लियामेंट, यही पार्लियामेंट में कि जाओ वापस भेज दिया। लेकिन अगर फिर आता है, इस आपको पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, तो पढ़ चुके हो। नेक्स्ट 2004, right? National elections announced. National elections announced and strengthening of RTI Act included in. National elections are announced and strengthening of RTI Act included in. Manifesto of Congress Party. RTI Act included in manifesto of Congress Party. मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मैं बीच में मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं कि वो कंसल्ट बुक कमेटी में गया, ये सब जरूरत नहीं है। सीधा आप लिखो मई 2005। बिल पास्ड बाय आरटीआई, बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मई 2005। इससे पहले क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करा सोनिया गांधी के अंडर। उसके बाद अगस्त 2004 में नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन ने ड्राफ्ट बिल भेजा एनएसी को, एडवाइजरी काउंसिल को, कंसल्टेशन के बाद। उसके बाद आरटीआई बिल आपका इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में दिसंबर 2004 में। ठीक है, इससे पहले बस ये लिख दो दिसंबर 2004 आरटीआई बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, वो लिख सकते हो आप। दिसंबर 2004 आरटीआई बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, फिर आपको पता है बिल इंट्रोड्यूस होता है तो या तो वो सीधा ले लेता है, उसे हाउस टेकअप कर लेता है, या कमेटी के पास चला जाता है डायरेक्ट। वो आप पढ़ेंगे आप अपने इसमें, हाँ, लक्ष्मीकांत ने पार्लियामेंट।
RTI bill introduced in parliament. ठीक है, next. May 2005, RTI bill passed by both the houses of parliament. RTI bill passed by both the houses of parliament. June 2005, RTI bill gets assent of the President of India. October 2005, RTI Act comes into force. June 2005, RTI bill gets the assent of the President of India. October 2005, RTI Act comes into force. RTI Act comes into force. ठीक है, तो ये आपकी जर्नी है पूरे RTI के बनने की. इसे एक बार आप देख लो कैसे आया, क्या चला. नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इंफॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ा इन्होंने रोल अपनाया था. ये मैंने आपको टाइमलाइन लिखवा दी, अब लिखो नोट करके. मजदूर किसान शक्ति संगठन had worked towards giving Rajasthan. मजदूर किसान शक्ति संगठन had worked towards giving Rajasthan its own right to information act in 2000. मजदूर किसान शक्ति संगठन had given Rajasthan its own right to information act in 2000. Huh? Had worked towards giving Rajasthan its own right to information act in 2000. In Rajasthan its own right to information act in 2000. Right, it had given a push to the birth of national campaign on people's right to information. It had also given a push to the birth of national campaign on people's right to information. National campaign to the birth of national campaign on people's right to information. जो भी लोग आप जा रहे हैं 24 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो भी है ऑनलाइन में, 24 में कौन कौन दे रहा है यहाँ पे ऑनलाइन में, ये अभी जो बोल रहे हैं, ये यूपीएससी का कौन कौन दे रहा है? हाँ वो तो पता है मुझे, बाकी ये नीलम सिंह दे रही हैं आप? सर अभी मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है. शैलजा और विनीता वाली आप दे रहे हैं? नो सर 25 में. शैलजा की आवाज ही नहीं आ रही है मैडम. अच्छा बाकी 24 वाले हैं नहीं, 24 वाले तो यही हैं. आप लोग अपना स्टैटिक पे इसलिए फोकस ज्यादा करें अच्छे से, तभी आपको जिससे पता रहे. बिल तो अब आना चाहिए ना, एग्जाम आ रहे हैं सामने बिल्कुल. हाँ, had also given a push to the birth of national campaign on people's right to information. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस. नोट तभी मैंने लिखवा दिया, मजदूर किसान शक्ति संगठन इसका भी रोल रहा है. ठीक है, तो ये आपका हो गया आरटीआई की हिस्ट्री और कैसे रोल रहा है. एक और नोट करके लिख लो, राजस्थान, केस ऑफ राजस्थान. केस ऑफ राजस्थान, राइट. जन सुनवाईज व ऑर्गेनाइज्ड बाय जन सुनवाईज ब्रैकेट में विलेज बेस्ड पब्लिक हियरिंग्स. जन सुनवाईज ब्रैकेट में विलेज बेस्ड पब्लिक हियरिंग्स. विलेज बेस्ड पब्लिक हियरिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय मजदूर किसान शक्ति संगठन. The aim was to give space and opportunity.
The aim was to give space and opportunity. The aim was to give space and opportunity to the rural poor. The aim was to give space and opportunity to the rural poor to proclaim their priorities. The aim was to give space and opportunity to rural poor to proclaim their opportunities. Comma, declare their grievances against public authorities. Declare their grievances against public authorities operating in the area and suggest changes. Declare their grievances against public authorities operating in the area and suggest changes. And suggest changes. Right? Jan Sunwais led to emergence of 4 major demands. Jan Sunwai led to emergence of 4 major demands of these rural poors. Jan Sunwai led to emergence of 4 major demands of these rural poors. First, transparency of panchayat functioning. Transparency of panchayat functioning. Next, accountability of officials. Transparency of panchayat functioning. Accountability of officials. Third, social audit. Transparency of panchayat functioning, accountability of official. Third, social audit. Fourth, redressal of grievances. Redressal of grievances. Transparency of panchayat functioning, accountability of officials, social audit, redressal of grievances. Right? After 5 years of struggle, Rajasthan Right to Information Act was passed in 2000. After 5 years of struggle, Rajasthan Right to Information Act was passed in 2000. Passed in 2000. Rajasthan Right to Information was passed in 2000. Act. Right? It was the Jan Sunwais that exposed issues like. It was the Jan Sunwais that exposed issues like corruption in panchayats. Corruption in panchayats. That exposed issues like corruption in panchayat. Agitation for right to food. Agitation for right to food. Etc. Agitation to right to food, etc. अब लिखो next subheading constitution ये some important cases related to right to information. Some important judicial cases regarding right to information. Right? Justice V.R. Krishna Iyer. Justice V.R. Krishna Iyer, as per Justice V.R. Krishna Iyer in S.P. Gupta case. As per Justice V.R. Krishna Iyer in S.P. Gupta case. As per Justice V.R. Krishna Iyer in S.P. Gupta case. In S.P. Gupta case, right? The right to express one's thought is meaningless. Right to express one's thought is meaningless. Right to express one's thought is meaningless if it is not accompanied. Right to express one's thought is meaningless if it is not accompanied by related right to secure.
all information if it is not accompanied by related right to information, related right to secure all information on mailers of public concern, on mailers of public concern, MAILERS, on mailers of public concern from relevant public authorities, on mailers of public concern from relevant public authorities. Full stop. People had the right to know about every public act. People had the right to know about every public act and the details of every public transaction, about every public act and the details of every public transaction undertaken by public functionaries. Okay, people had the right to know about every public act and the details of every public transaction undertaken by public authority functionaries. ठीक है, ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए। तो आप कह सकते हो जो राम राज्य की हम बात करते हैं, आज का मोदी जी भी कर रहे हैं, और राइट टू इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है। तभी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, तभी लोग एम्पावर्ड होंगे। राम राज्य का मतलब यही था, जो गांधी का कंसेप्ट था, एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, लोग कैसे एम्पावर होंगे, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ जो आज की तारीख में तो फ्रॉड राम राज्य चल रहा है। ठीक है, कि एम्पावर की जगह तो आपको डिसएम्पावर ज्यादा हो रहे हैं लोग, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लोगों का आप देख सकते हैं इतना, क्योंकि आता नहीं है ना, मीडिया भी तो बायस्ड हो गई ना, वो भी कहाँ से इन्फॉर्मेशन देगी आपको। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो आपके यूट्यूब चैनल्स करते हैं, जो फ्रीलांसर्स कर रहे हैं आज की तारीख में, वो आप ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, उनका व्यूअरशिप भी ज्यादा बढ़ा है। अगर आप देखेंगे रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है। ठीक है, बजाय कि आज तक, और ये जो आपके जो भी चल रहे हैं क्राफ्टेड है, तो ये क्या है, ये मेन की केस भी कह रहे हैं कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पब्लिक में पता चलना चाहिए सरकार का कामकाज क्या चल रहा है। अब जो इतना डोनेशन जो गया, इतना मंदिर बन रहा है, सबको पैसा कहाँ से आया इतना। अब कोई कह रहा है कि लोगों ने पैसा दिया, लोग तो इसी पे रील्स बना रहे हैं कि लोगों ने दिया है पैसा, लोगों का पैसा, सरकार ने तो कुछ भी नहीं दिया, लोगों ने दान दिया है। और लोग तो कह रहे हैं वहां पर खाने को नहीं है, पता नहीं दान कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी वो व्यूज है। तो राम राज्य के अगर आना है हमें, या एक जो गांधी वाला जो कंसेप्ट है, तभी आएगा एम्पावरमेंट का। या जो ओशनिक सर्कल जो पावर आपने सुना होगा, गांधी का आपने पढ़ा होगा अगर अपने ऑप्शनल वगैरह में, तो वो यही कहते हैं कि एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है इंडिविजुअल का। ठीक है, इंडिविजुअल तभी एम्पावर होगा, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो उसे पता चलेगा ना क्या करना है, कैसे करना है, फंक्शनरीज कैसे काम कर रहे हैं, और संस्थाएं कैसे फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये सब बहुत जरूरी है, आपको थोड़ा रैशनल पर्सपेक्टिव से सोचना जरूरी है। ठीक है, राम का नाम अच्छी बात है कि सब है, वो सब ठीक है, हम उसके अपोज नहीं हो, जरूरी है वो भी, लेकिन पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा ना हमारा। अब वो हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, उसका ठप हो जाएगा मामला, फिर लोग का क्या होगा, जो लोग इतने जगह परेशान है, ड्राउट्स हैं, फ्लड है, ठीक है, रोजगार है, बेरोजगारी है, खाना है, इतना सब दिक्कत है, वो एड्रेस कैसे होगी। ठीक है ना, महंगाई है, तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कांग्रेस वो नहीं ले रहे हम, उनके समय भी बड़ी दिक्कत थी। चलो आरटीआई ले आए, एक पारदर्शिता तो आई, लेकिन मेयर नेम सेक नहीं होना चाहिए ना, लाना भी। ठीक है ना, अब पापा कहते हैं घर में कि हाँ भैया मम्मी करेंगी, अब संभालेंगी, उन्होंने कह दिया हाँ मम्मी मम्मी लेंगे डिसीजन, तो ये थोड़ी कि वो हो गया उस पर्टिकुलर दिन से ही। ठीक है, बैकग्राउंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है ना, सूडो मामला है ये तो ये बहुत है। ठीक है, ग्राउंड पे रियलिटी से बहुत दूर है हम लोग, और हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे जो आंसर लिखने में विचार भी वैसे जा रहे होते हैं हमारे, मतलब हमें लिखना तो है अच्छा अच्छा, लेकिन एक थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच से। ठीक है, कि इधर भी हमें फोकस करना है, ये नहीं गलत हो रहा है, अच्छा तो हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन हमें दूसरे एंगल पे फोकस करना है। नेक्स्ट केस लिखो, एक बेनेट कोलमैन, BENNET BENNET Bennett Coleman and Company versus Union of India. BENNET Coleman, COLEMAN, Bennett Coleman versus Union of India. Right? The court observed that freedom of press meant the right of all citizens. Freedom of press meant that the right of all citizens, the right of all citizens to speak, publish, and express their views. Freedom of press meant the right of all people to speak, publish, and express their views.
to speak, publish, and express their views. Right? The freedom of speech in turn included. The freedom of speech in turn included within its purview. The freedom of speech in turn included within its purview the right of all citizens to read and be informed. The right of all citizens to read and be informed. The right of citizens to read and be informed. बहुत धीरे लिखते हो, थोड़ी स्पीड सुधार लो. एग्जाम में कैसे एलएलबी करते हो ना तुम, बीए एलएलबी, तो वहां तो बहुत लिखना होता है एलएलबी में, तो उसमें तो है. हाँ तो कैसे लिखोगे फिर. देखो नेक्स्ट केस, आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. RP Limited versus Indian Express newspaper. Right. People have the right to know. People have the right to know. In order to be able to take part. People have the right to know. In order to be able to take part. People have a right to know in order to be able to take part in developmental schemes for a democracy. In development schemes for a democracy. In developmental schemes for a democracy. Next, very important case, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL आप पढ़ते हैं. अरे मैंने PUCL हमने न्यूज़पेपर में भी कहा था, इलेक्शन कमीशन में करा था. हाँ ठीक है, डिस्क्लोजर के लिए कि क्या करा था मैं PUCL में. देखो, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस वाज एम्फेसाइज्ड. पार्टिसिपेटरी फॉर्मूला, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये वर्सेस बोल रहा हूं मैं, कैसे लिखते हैं वर्सेस. हाँ किसके दो, ठीक है ना. ईयर वियर छोड़ो, कितने ईयर याद रखोगे. आर्टिकल याद होनी था है. हाँ लिखेंगे, चिंता मत करो. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसको PUCL भी बोलते हैं, पढ़ा होगा. राइट. पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस वाज एम्फसाइज्ड. राइट. राइट टू इंफॉर्मेशन वाज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ. राइट टू इंफॉर्मेशन वाज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ a human right. Right to information was elevated to the status of human right, which is necessary for making governance. Which is necessary for making governance transparent and accountable. For making governance transparent and accountable. ठीक है. PUCL for making governance transparent and accountable. तो आप ये जो लिखेंगे ना राइट टू इन्फॉर्मेशन में, जब भी केस डालेंगे तो ऐसा इस केस में ऐसा लिखा गया हुआ आंसर राइटिंग में, तो इसको कोट करेंगे तो आपको अच्छा एक आंसर बना सकते हैं. तो यार केसेस हो गए आपके. RTA कैसे आया था, हिस्ट्री सब पढ़ा दिया आपको. अब बस एक्ट के बारे में फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाकी न्यूज़पेपर में जो किसको करना है तो आ सकता है नेक्स्ट हफ्ते से 7:30 बजे. ठीक है. मंथली होता है वो, रिन्यू कर सकते हो आप उसको. 1 महीना करना, अच्छा लगा तो चले जाओ वापस, फिर जब आना है तो आ सकते हो बाद में. 1500 उसकी फीस. ठीक है. 3 दिन होता है हफ्ते में, 3 दिन, तो महीने में उसकी 12 क्लासेस होती है. जिनको देना है वो उन्हीं के लिए अभी जो 25 में करना है, जिनको 24 वालों को तो हो गया 25 में. 26 वाला भी अखबार मत पढ़ो, अभी कोई फायदा नहीं. ठीक है. फिर अब झंडा उठा लो जाके.
बिल्कुल शांत हो। गाड़ी गंदा कर